हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं किशोरावस्था की। किशोरावस्था जो है इसका विकास कैसे होता है और इसका जो है शिक्षा के साथ क्या ताल्लुक है। अगर आप इस चीज़ को कोरिलेट कर पा रहे हो तो फिर आप इस चीज़ को समझ भी सकते हैं। किशोरावस्था सामान्यतः जो है ये 12 से लेकर और 13 से लेकर 19 वर्ष की आयु को माना जाता है। इस समय कई सारे जो हैं विकास होते हैं बॉडी से लेकर और जो है शारीरिक और मानसिक दोनों। तो इसी के बारे में पढ़ना है और इस शिक्षा के साथ कैसे कोरिलेट होता है। हो सकता है चैप्टर दोस्तों थोड़ा बड़ा हो, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही बेहतरीन नॉलेज देगा। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं कोई मैटर नहीं करता। अगर आप किशोरावस्था में हैं, किसी के गार्जियन है, किसी के भाई हैं, किसी की बहन है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चाहे वो लड़का है या फिर लड़की है, सभी के लिए आवश्यक है। तो फिर आइए और शुरू करते हैं कि किशोरावस्था का अर्थ क्या होता है। बाल्य अवस्था और वयस्क अवस्था। बाल्य अवस्था 2 से लेकर 12 वर्ष, 12 वर्ष तक को हम बाल्य अवस्था मान लेते हैं और उसके बाद वयस्क अवस्था 20 साल से बाद शुरू हो जाती है। इसके बीच जो है परागमन यानी परगमन यानी जो व्यधि जो ट्रांजिशन जो पीरियड होता है, इसी को हम किशोरावस्था कहते हैं। और बाल्य अवस्था जो है 12 वर्ष तक समाप्त होती है और वयस्क अवस्था जो है 20 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है। अतः 13 साल से लेकर 19 साल की जो अवस्था है इसको हम जो किशोरावस्था कहते हैं। रेवर ने कहा है कि किशोरावस्था विकास की वह अवधि है जो आरंभ में तरुण के प्रारंभ द्वारा तथा अंत में शारीरिक या मनोवैज्ञानिक प्रौढ़ता की प्राप्ति द्वारा चिन्हित होती है। किशोरावस्था की विशेषताएं क्या क्या हैं, आइए और इसको जान लेते हैं। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है। किशोरावस्था की जो है विशेषताएं होती हैं, कुछ हैं खास खास, तो आइए इसको हम देख लेते हैं। पहला नंबर है शारीरिक विकास। किशोरावस्था की अवधि का जो है गहरा संबंध शारीरिक परिपक्वता से होता है। इस अवधि में कई तरह के शारीरिक परिवर्तन घटित होते हैं। स्त्री और पुरुष की जो है शारीरिक परिपक्वता की दर में अंतर होता है। सामान्यतः लड़कियों में इसकी दर अपेक्षाकृत अधिक तीव्र होती है। दूसरा नंबर है मनोवैज्ञानिक विकास यानी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। किशोरावस्था की अवधि में जो है शारीरिक परिपक्वता के साथ साथ मनोवैज्ञानिक परिपक्वता की विशेषता भी पाई जाती है। और मनोवैज्ञानिक परिपक्वता का जो है तात्पर्य सामाजिक तथा बौद्धिक परिपक्वता से है। इसके बाद तीसरा नंबर है परागमन पारगमन विधि, जिसको हम ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं। किशोरावस्था की जो है एक मुख्य विशेषता है कि यह एक पारगमन अवधि होती है। कारण इस अवधि के दौरान जो है व्यक्ति न तो बालक होता है और न ही वयस्क होता है, तो बीच बीच का होता है। वो अपनी बाल्य अवस्था से गुजर गया होता है और वयस्क अवस्था अभी आई नहीं होती है। जीन पियाजे ने जो है अपने सिद्धांत से स्पष्ट कर दिया कि बाल्यावस्था के मूर्त प्रचालन तथा वयस्कावस्था के जो है औपचारिक प्रचलन के मध्य जो है किशोर लड़के और लड़कियां फंसे होते हैं। जब वे वयस्क अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो उनमें विवेक का जो है औपचारिक प्रचालन संभव हो जाता है। और चौथा नंबर जो आता है ये हो जाता है संज्ञानात्मक योग्यताएं। इस अवस्था की जो है अन्य परिवर्तनों के साथ साथ मस्तिष्क तथा इसके जो है कार्य में भी परिवर्तन घटित होता है और जिसका प्रभाव जो है बौद्धिक योग्यता के विकास पर पड़ता है। इसमें परिवर्तन जो है समय समय पर देखे जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति में जो है 12 से 15 साल के दौरान बुद्धि परीक्षण पर प्राप्त अंक घटते बढ़ते रहते हैं। इस अवस्था में किशोर लड़के और किशोर लड़कियां जो है अपने चिंतन की सीमाओं से अवगत होते हैं। फिर भी उनकी जो है समस्या समाधान योग्यता उन्नत बन जाती है, क्योंकि वो समस्या समाधान के लिए कई सारे विकल्प को जो है वो ढूंढते हैं। कई बार तुलना करते हैं, कई बार और भी कई सारे चीज़ों का सहारा लेते हैं और खुद की भी तुलना करने लग जाते हैं। रियलिटी है कई सारे लोगों के साथ, कई सारे लोगों की विशेषताओं के साथ, कई सारे लोगों की जो है अच्छाइयों के साथ, बुराइयों के साथ। इसके बाद पांचवा नंबर है परावर्तकता यानी रिफ्लेक्टिविटी। परावर्तकता प्रारंभिक किशोरावस्था की पहचान एक विशिष्ट परावर्तकता कहलाती है।
इसका अर्थ यह है कि किशोर लड़के तथा लड़कियां अपने संबंध में अधिक चिंतन करते हैं और अपने स्व का अध्ययन अधिक करते हैं। वे इस बात को समझने लगते हैं कि वे जो कुछ सोचते हैं, अनुभव करते हैं और जैसा व्यवहार करते हैं, उनमें स्पष्ट भिन्नता दिख पड़ती है। वे अपने आप से संतुष्ट हो जाते हैं, दूसरों के साथ अपनी तुलना करने लगते हैं और अपने आप में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। वे अपने आप को जो है दूसरों से भिन्न और अलग समझने लग जाते हैं और ऐसा समझना तो उनकी समस्या बन जाती है कि कौन क्या कैसा कब, ये थोड़ा सा हो जाता है। छठा नंबर है अहम तदात्म, यानी ईगो आइडेंटिटी। इरिक्सन आगे हमें पढ़ने को मिलेगा। तो इरिक्सन के अनुसार जो है किशोरावस्था में जो है किशोर की अपनी पहचान वो बना लेते हैं, जिन्हें हम अहम तदात्म यानी ईगो आइडेंटिटी कहते हैं। किशोर व्यक्ति को जो है यह विकसित हो जाता है उसके अंदर की उसकी अपनी व्यक्तिकता है और यानी उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी है और वह समझने लग जाता है कि वो अपने भविष्य जो है स्वयं ही बना सकता है। एरिक्सन के अनुसार जो है अहम तादात्म्य यानी जो है ईगो आइडेंटिटी का विकसित होना जो है कई बातों पर निर्भर करता है। पहला बात है कि किशोर लड़के तथा लड़कियां इस बात पर अधिक ध्यान देने लग जाते हैं कि दूसरे लोग उनके ऊपर क्या सोचते हैं और क्या विचार रखते हैं। दूसरा नंबर है वे अपने अतीत की खोज करने लग जाते हैं, अर्थात माता पिता, शिक्षक, मित्र आदि के जो है संबंध में संगत सूचना प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तीसरा नंबर वे दूसरे की भूमिका को अपनाकर अपनी उपयोगिता की जांच करते हैं। चौथा नंबर वे अपने भावों के जो है अनुकूल क्रिया करते हैं। इसके बाद 7 नंबर है स्वायत्तता यानी ऑटोनोमी। किशोरावस्था की एक मुख्य विशेषता जो है ये स्वायत्तता। किशोरावस्था के विकास के क्रम में लड़कों और लड़कियों में जो है स्वायत्तता तथा जो है आत्मनिश्चय की जो है आवश्यकता बढ़ती जाती है। जैसे जैसे वयस्कों में जो है समानता का बोध और विश्लेषण का जो है योजना करने की योग्यता में वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे वयस्कों के आदेश को स्वीकार करना उनके लिए कठिन बनते जाता है। वे जानते हैं कि वयस्कावस्था में जो है अपने कार्यों का दायित्व लेना है और महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों में जो है उस उत्तरदायित्व को है जो है कार्यान्वित करना है। इसके बाद अनुपालन यानी कन्फर्मिटी आ जाती है, यानी किशोर में जो है स्वायत्तता के साथ साथ अनुपालन की विशेषता पाई जाती है, यानी वो अनुपालन भी करते हैं अभिजात समूह का, कई बार समूह का करते हैं और कई बार माता पिता और गुरु की भी जो है बातों का अनुपालन करते हैं। इसके बाद है अंतर्वैयक्तिक विकास यानी इंटरपर्सनल डेवलपमेंट, और इस अवस्था की एक मुख्य विशेषता अंतर्वैयक्तिक विकास है। माता पिता तथा शिक्षकों के जो है आतंक के बावजूद किशोरों के लिए अभिजात समूह ये जो है ये ध्यान केंद्र होता है और इसका अधिकांश समय तथा शक्ति अभिजातों के साथ मित्रता, लोकप्रियता और संघर्ष के अतिरिक्त यौन संबंधों को बनाने तथा निभाने में खर्च होते हैं। किशोरावस्था की मित्रता जो है एक लंबे समय तक जारी रहती है। इसके बाद 10वां नंबर है मूल्य तंत्र, जिसको हम वैल्यू सिस्टम बोलते हैं। प्रारंभिक किशोरों का जो है मूल्य तंत्र बहुत हद तक उनके माता पिता के मूल्य तंत्र के समान होता है, लेकिन अभिजात समूह के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण किशोर में जिस मूल्य तंत्र का विकास होता है वह अभिजात समूह के मूल्य तंत्र से अभिन्न तथा माता पिता के मूल्य तंत्र से भिन्न होता है। मध्य किशोरावस्था में किशोर लड़के तथा लड़कियां अपने माता पिता की कमजोरियों को सहन नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप दोनों के बीच संबंध जो है कमजोर हो जाता है और वे ऐसे नैतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक मूल्यों को जो है अर्जित कर लेते हैं जो उनके माता पिता के मूल्यों से भिन्न होते हैं। इसके बाद 11 नंबर है लिंगीय विकास, सेक्सुअल डेवलपमेंट। पहले इस पर कई सारे वीडियोज मैं बना चुका हूँ, आप चैनल पे भी देख सकते हैं जाके। आई थिंक लैंगिक विकास, लैंगिक विकृति और भी कई सारी चीज़ें हैं, तो आप जाके वहाँ पे भी देख सकते हो, सर्च भी कर सकते हो चैनल में जाके। किशोरावस्था में जो है यौन इच्छा फिर से जागृत हो जाती है और तीव्र बन जाती है और इसकी मुख्य 3 अवस्थाएं हैं। पहला है स्वप्रेम, दूसरा है समजातीय लैंगिकता और तीसरा है विषमजातीय लैंगिकता। स्वप्रेम में खुद से प्रेम हो जाता है, समजातीय दोस्ती वगैरह उसमें बढ़ जाती है और ये शुरू में होता है।
शुरू शुरू में ही होता है कि दोस्ती वगैरह। उसके बाद विषम जातीय लैंगिकता किशोरावस्था की अंतिम अवस्था में होता है, जहाँ पे एक दूसरे से जो है विपरीत लिंग वाले लोग जो है अट्रैक्ट होते हैं। इसके बाद एक किशोरावस्था या फिर जो है किशोर की समस्याएं, वो क्या क्या है, आइए और शुरू करते हैं। पहला नंबर है संवेगात्मक समस्याएं, इमोशनल प्रॉब्लम्स उनके साथ काफ़ी ज़्यादा होती है। किशोरों में कई तरह की जो है संवेगात्मक समस्याएं पाई जाती हैं। उनके कई बिंदुओं पर संवेगात्मक उन्हें जो है कई बिंदुओं पर संवेगात्मक संघर्षों का सामना करना पड़ता है, और इसका मुख्य कारण उनके शरीर में होने वाले परिवर्तन है, जो नाटकीय ढंग से तीव्र गति से जो है वो घटित होते हैं, और प्रत्याशित भूमिकाएं तथा जो है अभिजात संबंधों का भी जो है इसमें हाथ होता है। परागमन अवधि काफ़ी तनावपूर्ण होती है, जिससे जो है संवेगात्मक संघर्ष स्वाभाविक रूप से जो है संभावित होते हैं। इसके बाद है किशोरावस्था में साधारण से गंभीर संवेगात्मक विकृतियाँ उत्पन्न होती है, और ये विकृतियाँ जो है ये विषाद से तीव्र चिंता के रूप में भी उत्पन्न हो सकती है, और इनका संबंध जो है स्वास्थ्य, आत्महत्या आदि से भी हो जाता है। और आपने देखा होगा जो किशोरावस्था में बच्चे होते हैं बहुत जल्द आत्महत्या पे उतार हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर समझ नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा आत्महत्या करने वाले में भी किशोरावस्था के वाले एज के ही होते हैं, चाहे वो लड़का लड़की का प्रेम हो या फिर किसी और चीज़, क्योंकि वो झेल नहीं पाते उन चीज़ों को, जो है कैसे झेलना है ये उनके अंदर समझ नहीं होती है। उसके बाद दूसरा है सामाजिक समस्याएं। किशोरावस्था के में जो है लड़के तथा लड़कियों को जो है कई तरह की सामाजिक समस्याओं से जूझना पड़ता है, और इस अवस्था में जो है लड़के तथा लड़कियों में स्वायत्तता का भाव यानी ऑटोनॉमी का भाव अधिक प्रबल होता है। वे अपने माता पिता के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। इस कारण माता पिता तथा परिवार के अन्य वयस्कों के साथ उनका सामाजिक संबंध जो है वो तनावपूर्ण हो जाता है, और इस कारण जो है उनका परिवार के साथ समायोजन बिगड़ जाता है। इसके बाद दूसरा है शैक्षिक समस्याएं। उत्तरकालीन किशोरावस्था यानी लैटर बाद वाला उत्तरकालीन किशोरावस्था में जो है लड़के और लड़कियां जो है कॉलेज जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, जहां उन्हें शिक्षा से संबंधित कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से परीक्षा श्रेणी तथा विषय के चयन से संबंधित प्रतिबल का सामना करना होता है। अध्ययन विषय के चयन में एक ओर माता पिता के दबाव और दूसरी ओर शिक्षक की सलाह एवं अभिजात समूह के साथ अनुपालन से जो है उत्पन्न द्वंद्व के वे शिकार बन जाते हैं। इसके बाद है चौथा नंबर लिंगीय समस्याएं, यानी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं, आइए और इसको हम देख लेते हैं। किशोरों की जो है समस्याओं में लिंगीय समस्या बहुत बहुत बड़ा जो है समस्या है, वही रियलिटी है। किशोरावस्था की अवधि में जो है शारीरिक परिपक्वता के कारण उनके यौन अंग यानी सेक्स ऑर्गन्स विकसित हो जाते हैं, और जिससे जो है लिंगीय इच्छा की तीव्र बन जाती है, लेकिन उनमें मनोवैज्ञानिक परिपक्वता की अभी कमी होती है, जिसके कारण वे अपनी यौन इच्छा को जो है नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। और कोई भी व्यक्ति शुरुआत में नहीं कर पाता है, ना मैं कर पाया ना ही कोई और, तो रियलिटी है। हालांकि हो सकता है कि अब काद अपवाद हों वैसे लोग जिनको शुरू से इन चीज़ों के बारे में पता हो और वो इन चीज़ों को कंट्रोल कर पाए हो, वो बात दूसरी है। माता पिता के बंधन से स्वतंत्र होकर वे किशोर और किशोरियां स्वायत्त के नाम पर आपस में खुलकर मिलते हैं और लिंगीय संबंध भी स्थापित करते हैं। इसके बाद गर्भधान तथा शिशु जन्म भी जो है एक बहुत ही बड़ा प्रतिबलक यानी स्ट्रेसर है, और विशेष रूप से जो महिलाएं जो है शादी से पहले ही अवांछित रूप से गर्भवती बन जाती हैं अथवा जो है अविवाहित माता बन जाती हैं, उनकी समस्या तो और भी नाजुक हो जाती है। जब पुरुष जो है उत्तरदायित्व तो लेना अस्वीकार कर देते हैं, तो महिला के लिए सामाजिक अस्वीकृति, घृणा, उपेक्षा आदि को सहन करना असंभव हो जाता है, और आत्महत्या ही उसके पास एक उपाय बच जाता है। इसी तरह जो है गर्भपात भी जो है स्ट्रेसर बन जाता है, और सहज गर्भपात और अप्रत्याशित गर्भपात, इच्छित एवं नियोजित गर्भपात से जो है अधिक तनावपूर्ण और घातक होता है।
इच्छित और नियोजित गर्भपात भी जो है अधिक तनावपूर्ण तब बन जाता है जब इसे सामाजिक स्वीकृति नहीं मिलती। इसी तरह जब इसे महिला अपनी व्यक्तिगत क्षति के रूप में देखती है तो वह निराशा, तनाव और चिंता से पीड़ित हो जाती है। वर्तमान समय में बदली हुई मनोवृत्तियों के परिणाम स्वरूप जो है गर्भपात को अभी उतनी बड़ी समस्या तो नहीं समझा जाता है, रियलिटी है, जितना पहले के समय में समझा जाता था। अब अधिकांश संस्कृतियों में जो है गर्भपात को सामाजिक स्वीकृति के साथ जो है वैधानिक स्वीकृति भी जो है ये प्राप्त है। इसके बाद 5वां नंबर है समायोजन समस्याएं, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स। इसमें जो है कई तरह की समस्याएं देखी जाती है। पहली जो समस्या है किशोरों को जो है प्रायः पारिवारिक समायोजन समस्या का सामना करना होता है और इस अवस्था में वो स्वायत्त की जो है आवश्यकता के जो है कारण अपने माता पिता के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वो फ्री घूमना चाहते हैं। दूसरा नंबर है कि किशोर लड़के और लड़कियां जो है सामाजिक समायोजन संबंधित कठिनाइयों के भी शिकार होते हैं। जब किशोर अपने परिवार में जो है समुचित रूप से समायोजित नहीं हो पाते हैं, वे सामाजिक समायोजन में कठिनाइयां महसूस करते हैं। समाज के परंपरागत मूल्यों एवं विकासों को मानने वाले वयस्कों के साथ किशोरों एवं मूल्य विश्वास मेल नहीं खाते हैं, जिससे उनका जो है समायोजन स्थापित करने में कठिनाइयां महसूस होती है। तीसरा नंबर है किशोर लड़के या फिर किशोर लड़कियों को जो है संवेगात्मक समायोजन में भी कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वे अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और संवेगों के आवेग में जो है लिंगीय क्रियाओं में अधिक रुचि लेने लग जाते हैं। उन्हें स्वप्रेम, समजातीय लैंगिक व्यवहार और विषम जातीय लैंगिक व्यवहार देखे जा सकते हैं। विशेष रूप से अविवाहित किशोरियों के गर्भवती होने, अनैच्छिक जो है बच्चा पैदा होने या फिर गर्भपात कराने की स्थिति में उस संवेगात्मक रूप से जो है वो विकृति जो है बन जाती है। चौथा नंबर है स्वास्थ्य समायोजन, ये जो है ये सामान्य नहीं रह पाता है, जिसके कारण थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है रिग्रेशन के कारण। इसके बाद 5वां नंबर है किशोर अवस्था में जो है ये व्यावसायिक समायोजन बिगड़ जाता है और किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसके तुरंत बाद वयस्क अवस्था जो है वो आने वाली रहती है और वहाँ जीवन निर्वाह का उत्तरदायित्व जो है वो सिर पे आने वाला है। शादी वादी भी होने वाली होती है तो थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है। तो ये था हमारा समायोजन समस्याएं। अब इसके बाद है औषध और मादक का दुरुपयोग जो किशोर करते हैं। वर्तमान समय में किशोरों में जो है औषध और मादक का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। मैं अपने गांव के बच्चों को देखता हूँ, रियलिटी है, तो देखने में भले लगता है लेकिन 70 से 80% बच्चे, सारे बच्चों को तो नहीं कह सकता लेकिन 70 से 80% बच्चे किशोरावस्था में नशेड़ी, जुआड़ी या फिर और भी कई सारी चीज़ें वो देखने को मिल जाता है। केवल गांव ही नहीं, आसपास के और भी क्षेत्रों के जो हैं लोग वो देखने को मिलता है, रियलिटी है। तो बहुत ही बड़ी एक समस्या है और इससे जो है पार पाना अकेले की बस की बात नहीं, रियलिटी है। उच्च विद्यालयों के छात्रों में जो है मादकता और मैरिजुआना जो है एक हीरोइन से निकाला गया पदार्थ है, अफीम से, और इसका उपयोग की जो है दर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और हीरोइन की तो थोड़ी घट रही है लेकिन कोकीन की भी बढ़ रही है। और विद्यालय में विद्यार्थियों के जो है निष्पादन पर यह मादक और औषध का जो है उपयोग का घातक प्रभाव देखा जाता है और हमेशा देखा जाता रहेगा भी। इसके बाद 7वां नंबर है अपराध की समस्या। किशोरावस्था की एक गंभीर बढ़ते हुए अपराध की समस्या है। किशोरावस्था की एक बहुत ही बड़ी समस्या है अपराध की, लड़ना बेवजह, रियलिटी है। 1-2 बार तो मेरी भी लड़ाई हो गई है। किशोरियों की अपेक्षा जो है अपराधी व्यवहार किशोरों में अधिक देखे जाते हैं। अध्ययनों एवं निरीक्षणों से ज्ञातव्य है कि अपराधी व्यवहार करने वाला अधिकांश वे छात्र हैं जो शैक्षिक उपलब्धि में पिछड़े होते हैं। अपराध का एक समूह घटना जो है अपराध एक समूह घटना बन गई है क्योंकि अधिकांश अपराधी क्रियाएं समूह में अथवा अपराधी जो है उप समूह के समर्थन से की जाती है। 8वां नंबर है आर्थिक समस्याएं। किशोरों को कई तरह की आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्वायत्तता
की आवश्यकता को पूरा करने के चक्कर में वो अपने संबंध में जो है माता पिता से बिछड़ जाते हैं, जिससे जो है वित्तीय सहायता बाधित होने लग जाती है और अभिजात समूह के दबाव के कारण उनकी अपेक्षाओं के अनुकूलन व्यवस्था जो है करने में खर्च बढ़ जाता है। 9वां नंबर है मानसिक स्वास्थ्य की समस्या। किशोरावस्था में लड़के और लड़कियों के लिए जो है मानसिक स्वास्थ्य एक समस्या बनकर रह जाता है। वे नाना अनेक प्रकार के जो है प्रतिबल यानी स्ट्रेस से जो है पीड़ित होने के कारण मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रह पाते। और मानसिक रूप से स्वस्थ वह व्यक्ति है जो व्यवहार के स्तर के साथ साथ सामाजिक, पारिवारिक और संवेगात्मक स्तर पर भी समायोजित हो और विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूली व्यवहार करने में सक्षम हो। इसके बाद किशोरों की जो है अभिरुचियां और आवश्यकताएं क्या क्या हैं, आइए और उसको हम देख लेते हैं। पहला नंबर है किशोर की अभिरुचि की विशेषताएं क्या है। अभिरुचि का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जान लें। तो अभिरुचि जो है एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में जो है जिसके अंतर्गत कई सारी चीज़ें आती है, जिसमें ध्यान आता है, जिज्ञासा आता है, प्रेरणा आता है, केंद्र संबंध आता है, उद्देश्य निर्देशन आता है, बोध और इच्छा की भी गणना की जाती है। तो अभिरुचि इंटरेस्ट पिछले ही चैप्टर में हम 15 नहीं 14 में पढ़े हैं, जाके वहाँ से आप देख सकते हैं इंटरेस्ट के बारे में। तो किशोर की जो है अभिरुचि की विशेषताएं क्या क्या है, आइए और इसको हम देख लेते हैं। पहला नंबर है कि किशोर की अभिरुचि की एक विशेषता अस्थिरता है। किशोरावस्था में लड़के तथा लड़कियों में जो अभिरुचियां विकसित होती हैं उसमें अस्थायित्व नहीं होता है। दूसरा नंबर है कि किशोर की अभिरुचियों के विस्तारण में जो है विशेषता पाई जाती है और यह विस्तारण व फैलाव जो है प्रारंभिक किशोरावस्था में अधिक देखा जाता है। तीसरा नंबर है किशोर लड़के और लड़कियों में अभिरुचि में अंतर होता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रारंभिक किशोरापेक्षा की अवस्था जो है वो अपेक्षा जो है ये उत्तरकालीन किशोरावस्था में जो है अभिरुचि के विकास पर लिंग का प्रभाव अधिक देखा जाता है। इसके बाद चौथा नंबर है प्रारंभिक अवस्था में जो है मनोरंजन से संबंधित अभिरुचि देखी जाती है, लेकिन उत्तरकालीन में शैक्षिक और व्यावसायिक अभिरुचि में प्रधानता देखी जाती है। उसके बाद पांचवा नंबर है कि किशोरों की अभिरुचि की एक विशेषता यह भी है कि इसका विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। प्रारंभिक अवस्था में सामान्य अभिरुचियां जो है अधिक देखी जाती है, जबकि मध्य किशोरावस्था और उत्तरकालीन किशोरावस्था में जो है अभिरुचियां अधिक विकसित हो जाती हैं। तो विकसित होंगे तो वो थोड़ा एडवांस लेवल की हो ही जाएंगे। इसके बाद किशोरों की जो है अभिरुचियों की प्रकार, तो ये और इसको हम देख लेते हैं। पहला है मनोरंजन अभिरुचि, बच्चे मनोरंजन करते हैं और छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी जो है मनोरंजन वो खेलने वगैरह में थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है, मनोरंजन में थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है। वहीं जब उत्तरकालीन आ जाती है तो उस समय जो है ये पढ़ने लिखने और सिनेमा देखने में थोड़ा ज़्यादा अभिरुचि हो जाता है और दीवा स्वप्न समझ रहे हैं वो भी अभिरुचि हो जाती है। इसके बाद दूसरा नंबर है सामाजिक अभिरुचि। तो सभी किशोर और लड़कियों को जो है सामाजिक अभिरुचि समान नहीं होती और रियलिटी भी है। इसका विकास कई बातों पर निर्भर करता है। जो किशोर अपने माता पिता तथा जो है परिवार के अनुकूल जो है मनोवृत्ति रखते हैं उनकी रुचि जो है घरेलू मामलों में अधिक और सामाजिक मामलों में कम हो जाती है। लेकिन जो बाहरी माहौल के साथ ज़्यादा रखते हैं, माता पिता के साथ कम रखते हैं, उनका जो है सामाजिक विकास थोड़ा ज़्यादा हो जाता है अभिरुचि। इसके बाद तीसरा है धार्मिक अभिरुचि। तो किशोरावस्था को जो है कुछ मनोवैज्ञानिकों ने धार्मिक संदेह की अवस्था कहा है और इस मामलों में जो है किशोरों की जो है वो थोड़ी अभिरुचि ज़्यादा देखी जाती है। लेकिन जिस परिवार में जो है माता पिता और अन्य सदस्य के जो है धार्मिक होने की स्थिति में जो है किशोरों की अभिरुचि जो है धार्मिक मामलों में अधिक देखी जाती है और जिसमें नहीं है उसमें नहीं देखी जाती है। चौथा नंबर है शैक्षिक अभिरुचि, जिसको हम एजुकेशनल इंटरेस्ट बोलते हैं। तो भैया अगर माता पिता जो है पढ़ रहे हैं, वो पठन का काम करते हैं, चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं बच्चों को, तो उनकी अभिरुचि जो है बच्चों की वो पढ़ने लिखने में भी ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाती है। लेकिन जो अगर माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं और इंटरेस्ट वो नहीं बना पा रहे हैं बच्चों के अंदर, तो बच्चों के अंदर भी अभिरुचि कम हो जाती है, क्रिएटिव माता पिता नहीं है तो।
इसके बाद 5वां नंबर है व्यावसायिक अभिरुचि। हम सब जानते हैं किशोरावस्था के बाद जो है वो वयस्क अवस्था चालू हो जाएगा, और वयस्क अवस्था में पैसे की ज़रूरत पड़ेगी भाई जीवन काटने के लिए। तो वहाँ पे जो है अभिरुचि बढ़ जाती है कि भाई अब लाइफ में करना क्या है। तो बच्चे जो है किशोरावस्था में सोचने लग जाते हैं। इसके बाद 2 नंबर है किशोर की आवश्यकताएं। पहला तो अभिरुचि पढ़ा, और दूसरा नंबर किशोर की आवश्यकताएं। पहला नंबर है स्वायत्तता की आवश्यकता, यानी यहाँ पे जो है बच्चे वो स्वतंत्रता जो है वो ढूंढने लग जाते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर है अनुपालन की आवश्यकता, नीड ऑफ कन्फर्मिटी, यानी किशोरों में जो अनुपालन की जो है आवश्यकता काफ़ी प्रबल होती है। वे अपने अभिजात समूह के साथ संपर्क स्थापित करने की इच्छा रखते हैं, और वह अपनी आयु के दोनों लिंगों के साथियों से नया संबंध स्थापित करने तथा उसे अधिक परिपक्व बनाने की जो है आवश्यकता की संतुष्टि हेतु सदा प्रयत्नशील रहते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर है लिंगीय भूमिका की आवश्यकता, यानी नीड फॉर सेक्स रोल। किशोर लड़के तथा जो है लड़कियां क्रमशः नर सामाजिक भूमिका तथा नारी सामाजिक भूमिका को प्राप्त करने की आवश्यकता रखते हैं। वे समाज में अपनी अपनी भूमिका निभाने का प्रयास करते हैं, और इस प्रयास में जो है जिस सीमा तक वो सफल हो जाते हैं उस सीमा तक उन्हें संतुष्टि भी मिलती है। इसके बाद चौथा नंबर है आर्थिक जीवन की आवश्यकता, आर्थिक जीविका की आवश्यकता। किशोर में जो है अपने आर्थिक जीवन की जो है आर्थिक जीविका की जो आवश्यकता पर भी दृष्टि जो गोचर होती है। उत्तरकालीन किशोरावस्था में जो है अपनी आर्थिक जीविका की तैयारी शुरू कर देते हैं, और वर्तमान में बदली हुई मनोवृत्तियों के जो है परिणाम स्वरूप यौन भिन्नता का जो है बहुत कम प्रभाव इस आवश्यकता पर देखा जाता है। मतलब लड़के और लड़कियां दोनों काम करते हैं। इसके बाद 5वां नंबर है विवाह और पारिवारिक जीवन की आवश्यकता। किशोरावस्था में लड़के और लड़कियों में विवाह और पारिवारिक जीवन की आवश्यकता विकसित होती है, और इस दिशा में वो अपनी तैयारी सक्रिय रूप से शुरू कर देते हैं। इस तैयारी के क्रम में खासकर किशोरियों में कभी कभी गंभीर समस्याओं और अवांछित गर्भधान, अवांछित बच्चा और गर्भपात से जो है उत्पन्न द्वंद्व के संघर्ष से जो है पीड़ित हो जाती है, और जिसके समाधान हेतु वो आत्महत्या भी कर लेती है, लेकिन नहीं करना चाहिए। इसके बाद छठा नंबर है मूल्यों के जो है अर्जन की आवश्यकता, यानी नीड ऑफ एक्वायरिंग वैल्यूज। विशेष रूप से जो है उत्तरकालीन किशोरावस्था अर्थात जो है 16 से लेकर 18 वर्ष की आयु में लड़के और लड़कियां जो है सकारात्मक मूल्यों को जो है अर्जित करने की जो है तीव्र आवश्यकता जो है रखने लग जाते हैं। 7वां नंबर है सामाजिक दायित्व की आवश्यकता। किशोरावस्था की अवधि में जो है लड़के और लड़कियों में अपने समाज के प्रति अपने दायित्व या फिर जो है कर्तव्य को पूरा करने की आवश्यकता महसूस होती है। वे समाज द्वारा स्वीकृत विश्व व्यवहारों को जो है प्राप्त करने की आवश्यकता महसूस करने लगते हैं। इसके बाद 8वां नंबर है एक विचारधारा विकसित करने की आवश्यकता, यानी इनके अंदर जो है एक विचारधारा जो है विकसित करने की भी आवश्यकता आ जाती है। इसके बाद एक किशोर अवस्था के उपागम के सिद्धांत, यानी सीखने और सिखाने के सिद्धांत। तो फिर आइए और इसको हम देख लेते हैं, और आई थिंक इसके बाद जो है चैप्टर बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, और मेरा मानना है कि 40 से 45 मिनट के अंदर अंदर इसको ख़त्म कर ही लेंगे, उम्मीद तो यही है। तो ये शुरू करते हैं। पहला नंबर है हॉल का जो है सिद्धांत में हॉल का जो है पुनरावर्तन का सिद्धांत। इसके बाद दूसरा है फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तीसरा है बेंडोरा का जो है सामाजिक शिक्षण सिद्धांत। चौथा है एरिक्सन का आम मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। 5वां नंबर है मानव शास्त्रीय सिद्धांत। तो आइए और इसको हम फटाफट देख लें। हॉल का जो है पुनर्वर्तन सिद्धांत, यानी हॉल्स रिकैपिटुलेशन थ्योरी। G.H. हॉल, जिनका जो है जीवन ये 1844 से लेकर 1924 तक रहा, और इन्होंने किशोरावस्था के स्वरूप की व्याख्या पुनरावर्तन के आधार पर करने का प्रयास किया, और वो जो थे एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। हाल के अनुसार किशोरावस्था में जो है प्रारंभिक मानव जाति की विशेषताएं पुनः विकसित हो जाती है, जिसके कारण जो है किशोरावस्था के स्वरूप तथा वयस्क अवस्था से जो है भिन्न हो जाता है।
हॉल के अनुसार जो है किशोर लड़के तथा लड़कियों में उसी आदिम मानव की जो है प्रवृत्तियों का पुनरावर्तन देखा जाता है। यानी उस समय जो है वो विवेक से जो है कम और संवेग से जो है अधिक प्रभावित होकर काम किया करते थे। तो किशोरावस्था में यही होता है, विवेक से कम और संवेग से ज़्यादा प्रभावित होकर काम करते हैं। इसी कारण जो है किशोरावस्था में जो है हॉल ने जो है प्रतिबल तथा तूफान की अवस्था इसने कहा है। किसने? तो हॉल ने भी कहा है। इसके बाद हॉल के सिद्धांत की दूसरी अवधारणा का मत जो है ये अर्जितशील गुणों की जो है ये वंश गति है। इनके अनुसार जो है एक व्यक्ति वातावरण में समायोजन स्थापित करने हेतु अपने आप में परिवर्तन लाता है और किसी नए शील गुण को अर्जित कर लेता है तो वह शील गुण या विशेषता उसके बच्चों में जो है स्वतः स्थानांतरित हो जाती है। अतः किशोरावस्था का जो है स्वरूप वास्तव में पुनरावर्तन तथा जो है अर्जित शील गुणों की वंशागति पारस्परिक जो है क्रिया का परिणाम होती है। इसके बाद है फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, फ्रायड्स साइको एनालिटिक थ्योरी। सिगमंड फ्रायड 1856 से लेकर 1939 तक जिए, सबको पता है। ने अपने जो है विश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत मनोलैंगिक विकास की जो है चर्चा की है। इस आलोक में जो है किशोरावस्था की व्याख्या के जो है किशोरावस्था के स्वरूप की जो है व्याख्या की जाती है। उन्होंने मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। पहला है मौखिक अवस्था, दूसरा है गुदावस्था, तीसरा है यौन प्रधान अवस्था, चौथा है अशांत अवस्था, पांचवा है जननेंद्रिय अवस्था। प्रत्येक अवस्था की जो है अपनी विशेषताएं हैं और उन्होंने जो है वो इन विशेषताओं को किशोरावस्था से जोड़ा हुआ है। किशोरा अवस्था का जो है संबंध मुख्य रूप से जननेंद्रिय अवस्था से और इस अवस्था में काम इच्छा लड़के और लड़कियों के जननेंद्रिय के जो है भीतरी भागों में अवस्थित होती है और उन्हें समजातीय लैंगिकता से जो है काम आनंद मिलता है। इस अवस्था में शैशवावस्था और बाल्यावस्था की जो है लैंगिक अभिरुचियाँ तथा प्रवृत्तियाँ फिर सक्रिय हो जाती है और इस अवस्था में जो है लड़के और लड़कियाँ स्व प्रेम से अलग होकर और समजातीय लैंगिकता या फिर विषम जातीय लैंगिकता में रुचि लेने लगते हैं। और इस अवस्था में जो है लिंगीय आवेगों के साथ साथ जो है संवेगात्मक आवेगों की जो है प्रधानता देखी जाती है। इसके बाद है बंडूरा का सामाजिक शिक्षण सिद्धांत। तो इसी के बारे में आइए देखते हैं। अल्बर्ट बंडूरा का जो है 1925 में जन्म हुआ था कनाडा में और वे एक अमेरिकन वैज्ञानिक की हैसियत से जानते हैं। तो अमेरिका का जो है ना एक गुण बहुत ही है कि वो ना आदमी को खरीद लेता है, पावर को खरीदता है। आपके कॉलेज के जो टॉप बच्चे होंगे ना बड़े बड़े कॉलेज के, वो अमेरिका बोलता है भाई तू मेरे पास आ, पैसे से अपनी औकात जो है वो बता। और बंडूरा के अनुसार जो है किशोरावस्था के स्वरूप की व्याख्या समुचित रूप से न तो हॉल नाइम जो है पुनरावर्तन अर्जित गुण की जो है वंशागति के जो है संप्रत्ययों के आधार पर न फ्रायड के जो है लिम्बिक प्रत्यय के आधार पर संभव हो सका है। इनके अनुसार जो है किशोरावस्था विकास के जो है सामाजिक शिक्षण और निरीक्षण अनुकूलन का जो है हाथ इसमें होता है। किशोर लड़के लड़कियां अपनी सामाजिक परिस्थितियों का निरीक्षण कर वांछित और अवांछित दोनों तरह के व्यवहारों को वो सीख लेते हैं। जिन किशोरों को जो है आक्रमण व्यवहारों का जो है निरीक्षण करने का अवसर दिया जाता है वे इस तरह के व्यवहार करना सीख लेते हैं और आक्रामक व्यक्तित्व के हो जाते हैं। वहीं इसके बाद है इरिक्सन का जो है मनोविज्ञान। ये इरिक्सन जो है इनका जन्म जर्मनी में 1902 में हुआ, लेकिन ये भी अमेरिकन मनोविश्लेषणात्मक बन गए। इसका रीज़न था अमेरिका ने इनको खरीद लिया या फिर उस समय हिटलर का प्रॉब्लम चल रहा था और हिटलर के चलते ये लोग भाग के और अमेरिका में आ गए थे। वे अहम मनोविज्ञान के जो है प्रतिपादक हैं, यद्यपि जो है उन्होंने सिगमंड फ्रायड के विचारों का समर्थन किया, फिर भी उन्होंने के जो है सिद्धांत ये भिन्न करके और उन्होंने व्यक्तिगत जो है ये सिद्धांत जो है किशोरों और किशोरियों में जो है देखे जाते हैं, तो उसके आधार पर उन्होंने ये चीज़ें की।
किशोर के समक्ष जो है मनोसामाजिक कार्य यह होता है कि उसमें तादात्म्य बोध विकसित हो सके, और इसके लिए कई तरह की क्रियाओं पर जो है ध्यान देना होता है। पहला है कि किशोर इस बात की ओर अधिक ध्यान देता है कि दूसरे लोग उसके संबंध उसकी तरफ और उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरा है कि वो अपने अतीत की जो है जानकारी प्राप्त करना चाहता है, और तीसरा है कि वो अपने व्यवहारों का निरीक्षण करता है और उनके शील गुणों को जो है वो अर्जित कर लेता है किसी और के व्यवहार को देखकर। जब किशोर को इस बात का अनुभव होता है कि वो अपने तादात्म्य में या फिर अनुकूलन बोध रखने में सक्षम नहीं, तो उसके इस बोध को तादात्म्य संकट कहा जाता है और उसके लिए दुखद अनुभव यह होता है। इसके बाद मानव शास्त्रीय सिद्धांत है। मानव शास्त्रियों और विशेष रूप से जो है रस और मीट ने जो है मानव शास्त्र के मूल तत्वों या फिर अभिधारणाओं के आलोक में जो है किशोरावस्था के जो है स्वरूप की व्याख्या उन्होंने किया। और इस सिद्धांत के अनुसार जो है प्रत्येक संस्कृति के कुछ विशिष्ट मूल्य, मानक, विश्वास, परंपराएं तथा मान्यताएं होती हैं जिसके संस्कृति प्रतिरूप जिसे कहते हैं। और जब किशोर और किशोरियां अपनी संस्कृति और प्रतिरूपों के जो है अनुकूल व्यवहार करते हैं, तो उनमें जो है किसी तरह का जो है प्रतिबल, तनाव या कुंठा उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन जब वे अपनी विशेष प्रतिरूपों का उल्लंघन करते हैं तो वे आंतरिक कलह का शिकार बन जाते हैं। तो इसी प्रकार जो है हॉल का जो है कथन प्रमाणित हो जाता है कि किशोर अवस्था जो है ये तूफान का अवस्था है। तो अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं किशोरावस्था के जो है शैक्षिक आशय, यानी माता पिता और शिक्षक के लिए क्या क्या है। तो आइए और देख लेते हैं। पहला नंबर है सत्तावादी उपागम से बचना। माता पिता और किशोरों को जो है इस वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए कि किशोर लड़के और लड़कियां जो है स्वायत्ता की इच्छा प्रबल होती है, वे स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो किशोरों के प्रति सत्तावादी उपागम से बचें ताकि उनका जो है सहज जो विकास है वो बाधित नहीं हो। दूसरा है समस्या के प्रति जो है वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अब रखना। किशोरों में प्रायः बहुत तरह की जो है नाटकीय ढंग से जो है समस्याएं दृष्टिगोचर होती है। ऐसी हालत में माता पिता और शिक्षक को चाहिए वे जल्दीबाजी में उनके प्रति कोई अवांछित व्यवहार ना करें, बल्कि तटस्थ होकर उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करें। और उन्हें चाहिए कि इन समस्याओं को समझें और उनकी समस्याओं को जो है उत्पन्न करने में जो है वो जो उत्तरदायी है उसको ख़त्म करने का प्रयास करें। उन्हें चाहिए आवश्यकता के अनुसार परिवार के सदस्य, विद्यालय और छात्र और समाज में जागरूक व्यक्तियों से जो है उनके संबंध में संगत सूचना प्राप्त करें, और इस आधार पर वे किशोरों की समस्याओं का निदान करके और सर्वांगीण विकास में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर है अति आसक्ति से बचना, यानी टू एस्केप ओवर इंडulgence। किशोर लड़के तथा जो है लड़कियों की जो है समुचित शिक्षा तथा उनके जो है समायोजन के लिए अभी आवश्यक है कि माता पिता तथा शिक्षक जो है उनके मामलों में अत्यधिक आसक्ति से बचें। कारण माता पिता या शिक्षक के द्वारा अपने जीवन या फिर अपने कार्यों को अधिक दखल अंदाजी जो है बच्चे पसंद नहीं करते। चौथा नंबर है शिक्षक की किशोरों की आवश्यकताओं को समझना। किशोर अवस्था में जो है लड़के और लड़कियों की आवश्यकताएं जो है बाल्य अवस्था और वयस्क अवस्था से भिन्न होती है। तब माता पिता और शिक्षक को चाहिए कि वे अपनी आवश्यकताओं को समझें और उनकी संतुष्टि की जो है उचित व्यवस्था करें ताकि उनकी शिक्षा जो है वो सफल हो सके और वयस्क अवस्था में जो है सफलतापूर्वक वे प्रवेश कर सके। इसके बाद पाँचवा नंबर है किशोरों की जो है अभिरुचियों को समझना। माता पिता तथा शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वे किशोर लड़के और तथा लड़कियों की जो है अभिरुचियों को समझने का प्रयास करें और उनकी शैक्षिक तथा व्यावसायिक व्यवस्था करते समय उनकी अभिरुचियों को ध्यान में रखें ताकि उनका शैक्षिक तथा व्यावसायिक जीवन सफल हो सके। इसके बाद है उपयुक्त पाठ्येतर क्रियाएं। किशोरों के लिए जो है उपयुक्त खेल, वाद विवाद, क्लब, पुस्तकालय आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उनका सहज विकास संभव हो सके। इसके बाद सहानुभूति निर्देशन देना। किशोर अवस्था को जो है तनाव और तूफान की अवस्था कहा गया है। इस अवस्था में जो है इस तूफान से जो है इस अवस्था के पीड़ित किशोरों को सहानुभूति की आवश्यकता होती है, तो माता पिता और शिक्षक को चाहिए वो सहानुभूति व्यक्तिगत निर्देशन देकर और उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को समाधान करने में मदद करें। इसके बाद है व्यस्त कार्यक्रम रखना।
किशोरों के जो है समुचित शिक्षा और सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि उन्हें अधिक से अधिक समय किसी कार्य में व्यस्त रखा जाए। किशोरों के मन में जो है भटकने वाला होता है और इस अवकाश में वह दिवा स्वप्न देखने लग जाते हैं, गर्लफ्रेंड वगैरह और भी कई सारी चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हैं। नशेड़ी वगैरह बनने से वाली भी बात हो जाती है और भी कई सारी चीज़ें हो जाती है, केवल यही नहीं होती है। तो इसलिए अवकाश के समय में वो जो है स्वप्न अथवा जो है विभिन्न खुरापातों में जो है अपना समय गुजारते हैं। अतः माता पिता और स्कूल के शिक्षकों को चाहिए कि उन्हें ऐसे कठिन कार्यों में व्यस्त रखें जो आनंददायक भी हो और उनका जो है विकास पथ ये भी भ्रष्ट ना हो। इसके बाद 11 नंबर है यौन शिक्षा। विशेष रूप से किशोरियों के लिए जो है यौन शिक्षा बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो आइए और थोड़ा सा इसको हम जान लेते हैं, किशोरावस्था और यौन शिक्षा, ताकि और भी बेहतरीन तरीके से हो जाए। तो रेबर ने जो है इसकी परिभाषा दी है कि यौन शिक्षा का तात्पर्य जो है लैंगिक और लैंगिकता के जो है लिंग और लैंगिकता के सभी पक्षों से, जैसे शारीरिक, जन्य, निष्पत्ति, संवेगात्मक और अंतःक्रियात्मक पक्षों की जो है शिक्षा से होती है। इस परिभाषा से जो है हमें स्पष्ट हो जाता है कि यौन शिक्षा में बच्चों के जो है यौन के विभिन्न पक्षों के बारे में सही जानकारी दी जाती है और यौन के संबंध में फैली हुई भ्रांति को दूर की जाती है। इससे जो है उनका व्यक्तित्व तो सामान्य रूप से विकसित हो जाता है और यौन संबंध की जानकारी जो है नहीं रहने पर किशोर और किशोरियों में जो है यौन विकृतियाँ विकसित हो जाती है और वे कुसमायोजन के शिकार बन जाते हैं। इस तरह स्पष्ट है कि बच्चों के जो है सर्वांगीण विकास के लिए यौन शिक्षा बहुत आवश्यक है। इस बात को जो है बटरफील्ड ने भी 1979 में कहा था। इस संदर्भ में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि यौन शिक्षा का आरंभ जो है शैशवावस्था से हो जाता है। सिगमंड फ्रायड ने तो यहाँ तक कहा कि लिंगीय इच्छा जो है ये जन्मजात होती है और बाल्यावस्था होते हुए किशोरावस्था में अपनी प्रौढ़ता तक पहुँच जाती है। तो यौन विकास को जो है कुछ भागों में हम बांट के पढ़ेंगे, कुछ अवस्थाओं में बांट कर पढ़ेंगे। पहला है शैशव और बचपन। जब जन्म से जो है 15 दिन की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं और 16 दिन से जो है 24 माह की अवस्था को बचपन कहा जाता है। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक 24 माह को अवधि को जो है शैशवावस्था मानते हैं। इस अवस्था में जो है यौन भाव अस्पष्ट और मंद होता है, उनमें जो है यौन संबंधी उत्सुकता का अभाव रहता है। दूसरा नंबर है बाल्यावस्था। सामान्यतः इस अवस्था को जो है दो उप अवस्थाओं में बांटा जाएगा। पहला है प्रारंभिक बाल्यावस्था और दूसरा है उत्तरकालीन बाल्यावस्था। 2 से 5 वर्ष की अवधि को जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं और इस अवस्था में जो है यौन संबंधी उत्सुकता उत्पन्न होती है और बच्चे अपने विपरीत लिंग के प्रति उत्सुकता से जो है देखने लग जाते हैं। वे अपने यौन अंगों की तुलना जो है विपरीत लिंगों के यौन अंगों की जो है तुलना करने लग जाते हैं। अपने उत्सुकता वर्ष वे अपने माता पिता और अन्य वयस्कों से जो है यौन संबंधी प्रश्न पूछने लग जाते हैं। अतः माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों की जिज्ञासा की संतुष्टि हेतु उनके जो है प्रश्नों का सही सही उत्तर दें, ताकि उन्हें यौन से संबंध में जो है सही ज्ञान मिल सके और उनकी भ्रांति दूर हो सके। बच्चों को बतलाया जाए कि बालक किस प्रकार जो है माता के पेट में पलता है और 9 महीने के बाद कैसे बाहर आता है, इत्यादि इत्यादि चीज़ें बता देनी चाहिए। गलत फहमी में नहीं रखना चाहिए और यौन संबंधी गलत फहमियाँ दूर होने से वे इन चीज़ों के बारे में थोड़ा ज़्यादा सजग हो जाते हैं। वहीं उत्तरकालीन बाल्यावस्था की अवधि जो है 6 से 12 वर्ष की अवस्था में होती है और इस अवस्था में जो है बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं और उनके यंग अंग जो है कुछ विकसित हो जाते हैं और यौन भाव जो है स्पष्ट और ठोस बन जाता है। इस अवधि में बच्चों को जो है यौन अंगों की बनावट के संबंध में जानकारी दी जानी चाहिए। लड़के और लड़कियों के यौन अंगों के बीच अंतरों के संबंध में भी जानकारी दी जानी चाहिए। इसके साथ साथ हस्तमैथुन, समजाति लैंगिकता, बीस समजाति लैंगिकता, गर्भपात आदि के संबंध में भी जानकारी दी जानी चाहिए। इसके बाद है किशोरा अवस्था। यह अवस्था जो है 13 से लेकर 18 वर्ष तक की होती है।
लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक इसकी उच्चतर सीमा जो है ये 20 साल मानते हैं, 19-20 साल मानते हैं। और इस अवस्था में जो है किशोर और किशोरियों के जो है यौन अंगों में जो है प्रौढ़ता आ जाती है और उसमें जो है संभोग करने तथा बच्चा पैदा करने की क्षमता आ जाती है। अतः माता पिता तथा शिक्षकों को चाहिए कि वे किशोरों को जो है यौन के संबंध में सही सूचना दें और गलत सूचनाओं से बचने की सलाह दें। माता पिता को अपने घर के अंदर किशोरों को जो है प्रत्यक्ष रूप से यौन के विभिन्न पक्षों के संबंध में सही सूचना देना चाहिए और यौन के प्रति सकारात्मक और स्वस्थ मनोवृत्ति विकसित करना चाहिए। उन्हें अवैध यौन परितोषण के कुप्रभावों से भी अवगत कराना चाहिए। यदि संभव हो तो माता पिता इस काम को किशोरों के जो है अभिजातों, मित्रों और आदि से संपन्न करा सकते हैं। शिक्षक को चाहिए कि वे किशोर और किशोरियों को यौन के स्पष्ट संबंध में जो है स्पष्ट रूप से जानकारी दें और यह बात उल्लेखनीय है कि यौन के क्षेत्र में चुप्पी या फिर रहस्य की अपेक्षा स्पष्ट रूप से जो है सही सूचना देना कम खतरनाक होता है। स्ट्रेन ने कहा है कि फिल्मों के माध्यम से यौन शिक्षा दी जा सकती है। ग्रेस ने कहा है कि भाषण की अपेक्षा दूरदर्शन या फिल्म के माध्यम से यौन शिक्षा जो है अधिक प्रभावी होती है। तो ये था दोस्तों हमारा किशोरावस्था चैप्टर और फाइनली ख़त्म हुआ और विकास और शिक्षा जो है इससे रिलेटेड था। उम्मीद है कि आपको बहुत ही बेहतरीन ये समझ में आएगा और ख़ास करके जब हम टीचिंग के क्षेत्र में हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाता है इसका। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और नेक्स्ट जो है चैप्टर है सीखने का में जो है प्रेरणा और प्रोत्साहन यानी मोटिवेशन एंड जो है इंसेंटिव इन लर्निंग कल पढ़ने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं कल।